स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी मुरादाबाद से। आज आपको मैं चैप्टर 3 केमिस्ट्री का कक्षा 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु लेके आया हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो केमिस्ट्री में दे चुका हूँ। इसमें आप इस समय चूंकि कोरोना काल चल रहा है, जिसमें कोविड-19 की वजह से कुछ पाठ्यक्रम में संशोधन हुआ है, तो आप इसे देखिए। इसमें जो अब आएगा जो पाठ्यक्रम वह है सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां और संक्षारण तथा उसके निवारण। ये आपके पाठ्यक्रम में रखा है, अन्यथा को जो अन्य पाठ्यक्रम है वो सारा हटा दिया है। तो चूंकि पाठ का नाम है धातु और अधातु, तो हमें ये जानकारी भी जरूरी है होना है कि धातु क्या है और अधातु क्या है। धातु अगर आपको एज ए एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मेरे पास में ये आपकी देख रहे हैं चाबी। चाबी लोहे की बनी होती है। लोहा क्या है? धातु है। कॉपर एक धातु है, एल्युमिनियम एक धातु है, सोना एक धातु है और चांदी धातु है। ये मेरे पास स्केल है। स्केल प्लास्टिक का है, प्लास्टिक अधातु में आता है। और लकड़ी अगर होती है तो वह भी अधातु में आती है। लकड़ी है, प्लास्टिक है और रबड़ है, ये सारी अधातु में आती है। धातु और अधातु, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन माने तो इसको सबसे पहले हम धातु और अधातु में अंतर को देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। धातु सीरियल नंबर यहाँ दिया है। मैंने पहले हमारा अंतर है, धातु को मेटल कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। धातु और अधातु। धातु की बात की जाए तो आप इधर की ले लें और अधातु में इधर आप स्केल ले लें, इन दोनों में कंपैरिजन करें। तो ये कैसी ठोस है, इनकी धातुएं ज्यादातर ठोस होती है, मरकरी को छोड़कर। यहां अगर देखा जाए, यानी कि पारा जिसको Hg कहते हैं, Hg को छोड़कर शेष धातु ठोस होती हैं। अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं। मरकरी को छोड़कर जो अधिकतर अन्य धातु होती हैं वो ठोस होती हैं, जबकि अधातु होती हैं ये आपकी ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। मीन्स धातु पारे को छोड़कर अधिकतर जो धातुएं हैं वो सारी ठोस होती हैं, और अधातुएं आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती है। ये आपको लिखना है, तीनों अवस्थाओं में मिलती है। तीनों अवस्थाओं में मिलती है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसकी बात करें तो आप इसकी तुलना करें, धातुएं अपारदर्शी होती हैं। कैसे होती है? धातुओं के आर पार नहीं दे सकता, अर्थात ये अपारदर्शी होती है। धातुएं अपारदर्शी होती है और अधातुएं जो है ये आपकी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक होती है। ये आपकी पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभाषी होती है, या पारभाषी होती है। पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभाषक, यानी भाषी कह सकते हैं, पारभाषक, सॉरी पारभाषक होती है, ये कह सकते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर आप देखें धातुओं में, तो धातुएं देखें आपको, धातु की जैसे लोहे की चादर होती है, तो धातुओं के क्योंकि आघात वर्णीय गुण होता है इसमें, धातु के चादर मानी जा सकती है, अर्थात धातुओं पीटने पर ये इसमें आघात वर्णनीयता का गुण होता है। आघात वर्णनीयता का गुण होता है। इसमें क्या है, हथौड़े से अगर हम धातु को पीटे तो पतली चादर के रूप में परिवर्तित होती है, तो धातुएं आघात वर्णनीय होती हैं। जबकि अधातुएं अगर हम इसको हथौड़े से पीटे तो ये टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। या लकड़ी की बात करें, वह भी आपका भंगुर हो जाएगा। तो ये क्या है? भंगुर, यानी कि अधातुएं भंगुर होती है। भंगुर या आप ब्रिटल कहते हैं, ये टूट जाती है।
ब्रिटेल होती हैं, कि टूट जाती हैं, भंगुर होती हैं। और इसी में जो चौथा गुण है वो धातु है। इसमें धातुओं के आप देखें कॉपर का तार होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है, सोने का तार होता है, तो धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, अर्थात इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। जबकि किसी भी आप देखेंगे अधातु की तार नहीं खींची जा सकती, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आपको इसको पूरा लिखना है, कॉपी किताब लेके पूरे नोट्स करना है। पांचवा, अगर आप देखें धातुओं में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें, विद्युत प्रवाहित करें, तो धातुओं में बिजली का करंट फ्लो हो जाता है। तो कहेंगे धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, और गर्म भी जल्दी होती है धातु में। तो देखिए बिजली का करंट हो जाए तो विद्युत की सुचालक, और धातुओं को हमने धूप में रख दिया तो देखें गर्म भी जल्दी होंगी। और अधातु आप दोनों का कंपेरिजन प्रैक्टिकल करें, एक लकड़ी का गुटका लीजिए और एक लोहे का रख दीजिए, दोनों को धूप में पूरे दोपहर तक रखिए, फिर देखिए कि कौन ज्यादा गर्म होता है कौन कम। तो इसमें इसके आधार पर है कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। जबकि जो अधातुएं हैं वो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक होती है, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। और अगला पॉइंट इसका हम और देखेंगे, इसमें 5 पॉइंट हो गए हमारे। छठा पॉइंट अगर हम बात करें तो आप देखिए यहां पर छठा पॉइंट इसका भी, यानी कि धातुओं में इसमें एक विशेष धात्विक चमक रह जाती है। धातुएं आप देखें इसमें इस शाइनिंग होती है, चमक होती है, जबकि कोई लकड़ी में या धातु में कोई चमक नहीं होती। तो इसमें एक विशेष धात्विक चमक होती है, विशेष धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि इसमें कोई विशेष धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। 7वां पॉइंट अगर आप करें तो जो धातुएं हैं अगर आपस में टकराएं तो क्या होगी? धातु के टकराने से आवाज होती है। क्या होती है? यानी कि धातुएं टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज या ध्वनि प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है, ठीक। और जबकि अधातुओं के टकराने से ध्वनि जो है प्राप्त नहीं होती है, ज्यादा तेज ध्वनि प्राप्त नहीं होती। इसलिए हम धातुओं के घंटे वगैरह बनाए देते हैं ताकि वो आवाज यानी कि साउंड तेज हो। और धातुओं में अगर देखा जाए तो आप देखें ये हमारे अब तक जो हुए ये सारे भौतिक गुण हैं। अब रासायनिक गुण के हिसाब से देखा जाए, अगर धातु की यानी कि धातुओं में प्रोटॉन धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आप देखें कि सोडियम की धातु Na, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब इसमें Na+ हो जाता है। Na+ यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से अगर निकल जाए तो Na+ अर्थात सोडियम में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जबकि अगर अधातु की बात करें इनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, बनाने की प्रवृत्ति ये होती है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति में देखें तो जैसे क्लोरीन अधातु है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है लेता है तो ये Cl- बन जाता है। 9वां पॉइंट अगर आप देखें तो धातुएं विद्युत अपघटन प्रकार यानी कि धातुएं जो है ये ऋणोद पर प्राप्त होती है, ऋणोद पर प्राप्त होती है। ऋणोद को कैथोड बोलते हैं इंग्लिश में, यानी धातुएं कैथोड पर प्राप्त होती है ऋणोद पर, जबकि जो अधातुएं हैं ये धनोद पर प्राप्त होती है। धनोद
पर प्राप्त होती है, ये एनोड पर यानी कि प्राप्त होती है। 10वां अगर हम पॉइंट की बात करें, धातुएं कैथोड पर प्राप्त होती हैं और अधातुएं धनोद यानी कि एनोड पर प्राप्त होती हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, जबकि इसमें अगर अधातुओं की बात करें, अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। इसको अगर आप रिएक्शन में देखें तो जैसे मैग्नीशियम एक धातु है और इसे ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO, प्लस इसकी फिर से हम जल से क्रिया कराएं तो MgOH का होल ट्वाइस, और ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार। ये यानी कि धातु में होता है। अधातु में अगर हम बात करें, अधातु में जैसे S सल्फर अधातु है, S प्लस O2 SO2 और क्रिया करके ये बन जाएगा SO2। जब इसकी H2O यानी जल से क्रिया कराएंगे, H2O से क्रिया कराने पर ये यानी कि H2SO3 प्राप्त होगा। हाइड्रोजन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये आपका सल्फ्यूरस अम्ल होता है। सल्फ्यूरस, इसको आप सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड अम्ल। ये आपके धातु अधातु के लगभग 10 मैंने आपको डिफरेंस दिए जिनको आपको याद होना चाहिए और आप इनको क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। अगला टॉपिक हमारा, जैसा कि इसमें है, ये बेसिक जानकारी थी धातु और अधातु की पहचान की। अगला है सक्रियता श्रेणी। ये टॉपिक मैं शुरू करूंगा, सक्रियता श्रेणी। इसका दूसरा नाम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। धातु अधातु की बात करें, अब जो है आज जो कोविड-19 के कारण जो आपका संशोधित हुआ है वो पाठ्यक्रम में सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी इसी को कहते हैं। इसके दो नाम है, यानी हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी या अपनी बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से मस्ट इम्पोर्टेंट है और 2021 में ये आ रही है, ऐसा मानो कि वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इम्पोर्टेंट। तो सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो इसको डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध क्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। दोबारा देखिए, रिपीट कीजिए। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध क्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में सभी धातु अपनी सक्रियता के घटते क्रम में स्थित हैं। जो श्रेणी बनाई गई है उसमें उनकी धातुओं की सक्रियता श्रेणी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। तो इसमें मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? इसमें आप कना मगल, क्या है? आप इसका नाम लिखे, देखिए आप लिखें कना मगल जन, कना मगल जन फेकू AGPTAU, ये इसकी ट्रिक। ठीक, यानी अगर आप इसे पढ़े कना मगलजन फेकू AGPTAU को, इससे आप इस श्रेणी को आसानी से याद कर लेंगे। कना मगल जन फेकू AGPTAU को। अब देखें
घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु पोटेशियम होती है, उससे कम सक्रिय सोडियम होती है, उससे कम सक्रिय मैग्नीशियम होती है, उससे कम सक्रिय एल्युमिनियम, और उससे कम Zn, फिर Fe, Cu, Ag, Pt और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होती है। इसलिए आपने देखा होगा सोने को जमीन में भी गाड़ दें, कहीं भी कर दें, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई जंग नहीं लगती। यानी कि सबसे कम क्रियाशील होते, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम और उससे कम सोडियम। सोडियम में पोटेशियम आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कि अगर इसमें यानी कि इनको देखें चाकू से भी काटे, सबसे मुलायम धातु सोडियम और पोटेशियम है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। बाकी ये सब यानी कि मुलायम और इससे कठोरता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो आगे इसमें है आपकी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख या मुख्य उपयोग क्या है। अब मैं उपयोग की बात कर रहा हूं जी। तो देखिए आगे है विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे। तो इसमें पहला उपयोग है आपका धातुओं की क्रिया। इस जो श्रेणी है एक्टिविटी श्रेणी यानी कि जो सक्रियता श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम धातु की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम है। जैसे अभी मैंने आपको कना, मगरजन, फेकू, एजी, एयू, सीयू यानी पीटी को वो मैंने बताया था। इसी प्रकार से इसमें आप देखें, इसमें धातु की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। FeCuSO4 अगर इससे क्रिया करे तो FeSO4 को विस्थापित करेगा तो यहां बन जाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। अब आप कहोगे क्यों, ऐसे क्यों हुआ। इसमें ध्यान देने की बात यह है, अगर आप देखें तो इसमें देखिए ये मैंने श्रेणी ये जो है वही श्रेणी दी है यहाँ पर, इसे आपको याद भी करना है। Li के सबसे जो अधिक क्रियाशील लिथियम होता है, ये मिट्टी में मिलती है, पोटेशियम, बेरियम, ये यानी क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, इससे कम क्रियाशील क्रोमियम, फिर Fe++, इनके 2 आयन होते हैं और 3 भी होते हैं, फेरस और ये Cd इनकी कैडमियम, निकिल, टिन, Sn टिन होता है क्योंकि लेड, Fe3 ये 2 तरह से होता है। Fe2 और Fe3 में आयन में होता है हाइड्रोजन, SnP और Cu, O, Hd, Ag, Pt, Cl, Au को Np यहां पर देखा जाए ये सारा है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें जो इसकी सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है तो इसमें Fe देखो कहाँ है, Fe यहाँ पर ये है और SO4 ये है। तो SO4 Fe और कॉपर इसकी देखिए Fe यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों कॉपर से ऊपर है। जो ऊपर है तो क्या करेगा, क्रियाशील अधिक कौन हुआ, Fe। FeSO4 से क्रिया करेगा, Fe फौरन SO4 से क्रिया करेगा और FeSO4 अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अर्थात धातु की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है इस श्रेणी से, कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। इससे बहुत बड़ी मदद मिलती है जब हम केमिकल इक्वेशन करते हैं। दूसरा देखिए ये है विभिन्न, इसकी सहायता से विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है कि अम्ल में से हाइड्रोजन कैसे विस्थापित करेंगे। अब यहाँ देखिए ZnHCl। अब देखिए Zn जो है वो कहाँ है, Zn जस्ता ये है और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन आपका ये है। देखिए इन दोनों में ऊपर कौन है, Zn और ये हाइड्रोजन। तो Zn क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, अर्थात ZnCl से क्रिया करेगा तो ये बनेगा ZnCl2 जो 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आप देखें वैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा दो तो ये वैलेंस भी होगी। इसी प्रकार से एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन HCl से अम्ल से क्रिया करेगी तो एल्युमिनियम Cl को अलग हटा देगी और ये AlCl3 बनेगा, AlCl3। एल्युमिनियम देखिए आप कहाँ है, N की यहाँ पर ये एल्युमिनियम है और आपकी हाइड्रोजन कहाँ है, ये बहुत नीचे है। तो क्रियाशील कौन हुआ, एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील हुआ, इसलिए
AlCl3 से क्या करेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी H2। बैलेंस करें, Al का 3 है यहाँ पर, तो AlCl3 यहाँ पे 2 और N2 और यहाँ 3 दूनी 6, अगर यहाँ पर 6 करें यहाँ 2 और यहाँ 3 बजे 6, तो ये बैलेंस हो गया, आपकी हाइड्रोजन मुक्त हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट है इसका, ये इसके मुख्य उपयोग है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी या एक्टिविटी श्रेणी जो होती है, आपकी सक्रियता श्रेणी होती है, इसकी सहायता से ऑक्सीकारक क्षमताओं और अपचायक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। ऑक्सीकारक मैंने बताया था कि हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन अगर किसी में संयोग हो रहा है, किसी में जुड़ रहा है तो ऑक्सीकारक है, और अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, वो सॉरी ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो अपचायक है, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो यानी कि हाइड्रोजन निकल रहा है तो अपचायक है, और हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकारक है। इसमें देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है, और इसी की सराहना से चौथा पॉइंट है, किसी भी गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल के ईएमई की गणना की जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल अब तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में अब मैं आपको धातु कर्म की आधारभूत विधियां, जो अगला पॉइंट है धातु कर्म की आधारभूत विधियां, ये अगली वीडियो में लेके आऊंगा मैं। धातु कर्म की आधारभूत विधियां जिसमें धातु का सांद्रण आदि है, ये सब। और आज का आप गृह कार्य भी नोट कीजिए। तो आज का गृह कार्य है वो आप एक तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है आपकी सक्रियता श्रेणी को पूरा याद करके लिखेंगे, श्रेणी को पूरी तरह से याद करके, और इसके चारों उपयोग भी लिखेंगे। जो उपयोग हैं ये आपको गृह कार्य में दोबारा करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।